हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है, उसमें आज हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जियोमॉर्फोलॉजी में अभी तक हम 2 सेशंस कवर कर चुके हैं, जिसमें इनिशियल सेशन था हमारा, जिसमें हमने समझा दी इंटीरियर ऑफ अर्थ। किसकी मदद से समझा हमने? सिज्मिक वेव्स की मदद से। 2 पार्ट्स में मैंने वो एक चैप्टर जो है वो कवर कराया है। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ना है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि मेक श्योर दैट यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप जाएं तो वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री की। मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस को फॉलो करें। उसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसमें अभी हम हिस्ट्री ऑप्शनल स्टडी कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस चल रहे हैं, राइट, जिसमें अभी फिलहाल टॉपिक चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आप मेरे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री करवाई है प्लस प्लेटफॉर्म पर। एनरोल करने के लिए कोड यूज करें VCUPSC। ऑलराइट, इन सभी सेशंस के लिंक्स अगर आप चाहते हैं और इन सभी सेशंस के PDFs अगर आप चाहते हैं तो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप Chauhan_sir_CSC। मेक श्योर कि आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, राइट। एंड एज आई सेड, आप हैं अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं यूपीएससी का CSE, राइट, सो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए GS पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शंस प्लस GS एंड आइकॉनिक GS। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन आपके लिए जो है वो वैल्यू फॉर मनी रहेगी। यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट, राइट। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो सेपरेट सब्सक्रिप्शंस भी 1 साल या उससे ऊपर के लिए अवेलेबल है। टू गेट द 10% डिस्काउंट, मेक श्योर दैट यूज माय कोड VCUPSC। बट इफ यू गो फॉर द कॉम्बो पैक्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज इसमें आपको GS और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज जो हैं वो साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द कॉम्बो पैक्स। और इस बार रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर क्या मिल रहा है आपको? 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। 45,000 की वर्थ का 6 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन मिलता है अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं, प्लस GS का या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं। वैलिड रहेगा ये ऑफर 25 जनवरी से 27 जनवरी तक, राइट। यूज माई कोड VCUPSC टू गेट द डिस्काउंट, गेट द सब्सक्रिप्शन टुडे और स्टार्ट योर प्रिपरेशन, थरो प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ओनली, राइट। और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अनअकैडमी का अवेलेबल है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फॉर UPSC CSC। कोड यूज करें VCUPSC, राइट। जैसे कि द क्विज, द हिंदी प्रैक्टिस क्विज जो है, हिंदू प्रैक्टिस क्विज आपको मिल रहा है एवरी मंडे। मेडिवल हिस्ट्री पर, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक प्रैक्टिस, एंशिएंट हिस्ट्री प्रैक्टिस, CSET प्रैक्टिस, तो ये सभी प्रैक्टिस क्विज जो है वो आपको मिल रहे हैं फ्री, बिल्कुल है इनमें एनरोलमेंट। 15 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 15 मिनट्स में। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दीज, राइट। काफ़ी अच्छे मॉक की तरह आपके लिए काम करेंगे। उसके अलावा बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं UPSC CSC के ऑप्शनल चैनल्स बाइलिंगुअल और हिंदी में। स्टे ट्यून्ड फॉर दोज। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आइकॉनिक GS सब्सक्रिप्शन के साथ जाएं या आइकॉनिक GS के कॉम्बो के साथ जाएं, क्योंकि उसमें आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको। स्टडी प्लानर के साथ आपको मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं। दैट मीन्स आपको आपके आंसर्स पर रेगुलर पर्सनलाइज्ड फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और आपको ओपन हाउस मिलता है एजुकेटर्स के साथ, तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं उनके साथ इंटरेक्शन का मिलता है मौका, राइट। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो लोन फॉर UPSC बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई आपसे जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा। बहुत इंस्टेंटली आपको लोन मिलता है। बहुत फ्लेक्सिबल सा रिपेमेंट का टेन्योर है, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क रहेगा। मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्रोसीजर फॉर लोन ऑन आर एप्लीकेशन और वेबसाइट। और स्टिल आपकी कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं हमारी टीम को। आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट पर हेल्प या सपोर्ट का बटन मिल जाएगा, राइट। बहुत ही जल्द नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं 27 जनवरी से UPSC CSC बैचेस, राइट। मिशन 2022, लक्ष्य 2022, एक्सपीडिशन 2022 एंड मिशन 2023 एंड लक्ष्य 2023। मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन लें, कोड यूज करें मेरा VCUPSC एंड ज्वाइन करें इन बैचेस को और अपनी थरो प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू करें।
ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हमें जियो मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा रहने जा रहा है। राइट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जियो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। राइट, 2 सेशंस में हमने कवर किया इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक। नाउ इन दिस टॉपिक विल अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और मैंने आपको बताया था टू अंडरस्टैंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज नथिंग बट एन इंप्रूवमेंट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने जा रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेशन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। 2-3 सेशंस में मैं आपको पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी समझाऊंगा, एंड देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दी when we will understand about volcanoes, earthquakes, tsunami and माउंटेन्स। राइट, फिर हम उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन। राइट, रॉक्स के बारे में समझेंगे एंड लैंड फॉर्म्स के बारे में समझेंगे, और इस तरह कंप्लीट होगा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी और पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी। एंड फिर एट द वेरी लास्ट फिजिकल ज्योग्राफी के इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद फिर हम करेंगे वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, जी हाँ, भूलिए मत, अभी हमें वर्ल्ड मैपिंग भी करनी है। तो 4-5 सेशंस में वर्ल्ड मैपिंग पर लेकर आऊँगा, जिसमें हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट जो है वो सभी मतलब कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट पूरी अर्थ को कवर करेंगे, और गूगल अर्थ का एप्लीकेशन का हम यूज़ करेंगे धूमधाम से, और वर्ल्ड मैपिंग जो है वो हम कवर करेंगे डेफिनेटली। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन ज्योग्राफी वी स्टडी स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस। राइट, in geography we study the concepts of the physical geography concepts and human geography concepts. In physical geography we study climatology, oceanography and geomorphology. तो climatology and oceanography मैं कवर करवा चुका हूँ। सो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर जाएं और उन दोनों जो सेक्शंस हैं फिजिकल ज्योग्राफी के उनको आप डेफिनेटली कवर करें, राइट, बिफोर मूविंग फर्दर। ऑल राइट, एंड देन एट लास्ट कवरिंग द फिजिकल ज्योग्राफी वी विल अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड मैपिंग। सो दैट मीन्स हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए ही हम उन्हें अप्लाई करेंगे, उनकी एप्लीकेशन जो है वो वर्ल्ड पर देखते चल रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन इंडिया, फिर हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को समझेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी विल कवर आर ज्योग्राफी सिलेबस। सो दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस सेशंस। नाउ आज के टॉपिक में, इन टुडेज टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आज हम सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड, राइट, बेसिक्स समझेंगे हम। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि किस तरह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कंक्लूजन तक जो है वो पहुंचा गया, दो वी विल रीच टू द कंक्लूजन्स। फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे पहले बेसिक्स में क्या देखेंगे हम कि है क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देन वी विल अंडरस्टैंड दी फोर्सेस, राइट, क्योंकि इसमें हमें कॉन्टिनेंट्स मूव करते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स वी विल अंडरस्टैंड दी मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। सो अगर मूव कर रही है कोई चीज़ तो फोर्स लग रही है, सो वी विल अंडरस्टैंड दी फोर्सेस बिहाइंड दोज मूवमेंट्स, राइट। देन वी विल अंडरस्टैंड इफ इट इज़ अ थ्योरी, वी विल अंडरस्टैंड कि क्या प्रूफ जो है वो दिया हुआ है इस थ्योरी के लिए। एंड एट लास्ट वी विल टेक सम क्रिटिसिज्म, राइट, हम कुछ जो है वो क्रिटिसिज्म देखेंगे इस थ्योरी का, एंड फिर हम फाइनली जो है वो अपना कंक्लूजन जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, फॉर दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो आई होप ये बिल्कुल बेसिक्स जो है वो आपको समझ आए होंगे पिछले टॉपिक से। सॉरी, आज के नहीं, आज के तो हमने बेसिक्स हमने किए ही नहीं, बट पिछले टॉपिक्स के आपको बेसिक्स जो है वो समझ आए होंगे, राइट। और आप मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज का टॉपिक भी समझने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इन एवरी टॉपिक वी विल टेक अ क्वेश्चन, राइट। सो इस टॉपिक में भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जीएस के 2013 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। सो 2013 में जीएस में ये सवाल पूछा गया था। सो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 8-9 साल हो चुके हैं, तो अगेन जो है वो ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आई रिपीट, what do you understand by the theory of continental drift? So in the basics part we will define that ki what we understand by the theory of continental drift, discuss the prominent evidences in its support, and we will understand the prominent evidences in the proof part. ठीक है, so what we understand by the continental drift बेसिक्स में कवर हो जाएगा, एंड सम ऑफ दैट पार्ट विल बी कवर्ड इन फोर्सेस, एंड देन वी विल टेक द प्रूफ, एंड देन
क्योंकि क्वेश्चन अभी तक जो है वो क्रिटिसिज्म पर अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं बना है। नेवरदलेस वी विल टेक अ क्वेश्चन ऑल्सो, अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन क्रिटिसिज्म। हम देखेंगे कि क्या क्रिटिसिज्म जो रहा, क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिजेक्ट किया गया और क्यों इसकी जगह फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अभी जो है वो बड़े लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। Alright, let us start with the basics, or let's say the introduction of continental drift theory. इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है, या बेसिक्स, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। हमें कैसे पता चला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, कौन लेकर आया इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो जब भी आप मेंस में देखिए, सिंस दिस सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, राइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेंस की बात सुनते ही और क्वेश्चंस करा रहे हैं सर, ये बात सुनते ही थोड़े सेशंस जो हैं वो लेंदी हैं, ये देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेशन छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो, सुना ही होगा आपने, हलवा नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए अगर 750 के अराउंड भी अगर सीट्स हैं किसी भी एक गिवन ईयर में, इस कम ज़्यादा भी होती रहती हैं, बट मान लेते हैं 750 के अराउंड है अगर, सो देख रहे हैं आप एप्लीकेंट्स कितने होंगे, 5 लाख भी अगर आप एप्लीकेंट्स रखें तो उनमें से केवल 750 के अराउंड ही सिविल सर्वेंट बनेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया ये था, इट इज़ द आंसर राइटिंग पार्ट दैट विल मेक यू अ सिविल सर्वेंट। आपको अपनी आंसर राइटिंग जो है वो स्ट्रांग करनी है, ठीक है। सो दो मेरी अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटिव स्टडीज की रहती है, आप लोग जानते ही हैं। वी विल टेक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल इन अकाउंट, राइट। फॉर प्रीलिम्स पार्ट वी विल कवर ऑल द फैक्ट्स, all the factual information, या majority of factual information, right. For the main parts we will do the analysis. So इस क्वेश्चन के माध्यम से जो एक सवाल मैंने आपको बताया, हम एनालिसिस करेंगे, बट उसके अलावा फर्दर एनालिसिस पर भी जाएंगे, हम एग्जामिन भी करेंगे, हम क्रिटिसिज्म भी क्रिएट करेंगे, राइट। वी विल क्रिटिकली एग्जामिन इन फैक्ट। एंड इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली करंट अफेयर्स जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, बट मैंने आपको बताया जैसे कि पहले हम स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दी डायनेमिक पार्ट, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल कवर आर इंटीग्रेटिव स्टडीज एज फार एज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो आपको देखिए, फैक्ट्स आपको मेंस के जो आंसर्स आप लिखते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, वहां पर भी आपको फैक्ट्स ही मेंशन करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। सो दैट मींस इफ यू प्रिपेयर फॉर मेंस, द एक्चुअल बैटल इज मेंस, राइट। वॉर कहा जाए तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स आपको लड़नी पड़ेंगी एंड देन फाइनली आप इंटरव्यू के बाद जो है वो वॉर जीत सकेंगे ये पूरी, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन बैटल्स एंड वॉर। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अगर मैं वॉर कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे क्रूशियल बैटल है या जो डिसाइसिव बैटल है, वो मेंस की बैटल्स हैं, राइट। यानी कि 4 आपके जीएस, 2 आपके ऑप्शनल्स, लैंग्वेज एंड एसे। ये जो मेंस की बैटल है आपकी, ये है आपकी डिसाइसिव बैटल्स, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सो समझ आ गया आपको, हम फैक्ट्स भी उठाएंगे, वी विल टेक द एनालिसिस ऑल्सो, और फिर जब हमारा पूरा स्टैटिक कवर हो जाएगा, देन वी विल एंटर इनटू टॉपिक बाय टॉपिक, देन वी विल एंटर इनटू करंट अफेयर्स, राइट। फिर हम देखेंगे पिछले 2-3 साल में क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट्स अगर हमें कोई करंट अफेयर में नजर आती हैं फॉर एवरी टॉपिक, राइट। इस तरह हमारा जो है वो एक इंटीग्रेटिव स्टडी पूरी होगी। नाउ सबसे पहली चीज, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ, ठीक है। जैसे आपने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मैकेनिक्स सुने होंगे, राइट। और एक मैंने आपको न्यूटन्स की इक्विलिब्रियम थ्योरी बताई थी फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइड्स, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड लॉ? द डिफरेंस लाइज इन एक्सेप्टेंस, ठीक है। थ्योरी, देखिए, कोई भी प्रेजेंट टाइम में जितने भी लॉज हैं, चाहे वो सोशल साइंस के फील्ड में हो, यानी कि ह्यूमैनिटीज के फील्ड में हो या साइंस के फील्ड में हो, राइट, ये जितने भी लॉज अगर बनाए गए हैं अभी तक, वो सभी लॉज जो है वो इनिशियली स्टार्ट हुए थे एज थियरी। दैट मीन्स कोई साइंटिस्ट रहा होगा, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू होगा,
शुरू हुआ होगा, राइट, उस पर उसने रिसर्च करी होगी, देन उसने उस रिसर्च, मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट है फॉर द मैटर कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी साइंटिस्ट ने की होगी, वो जो साइंटिस्ट है, राइट, जिनको आज, जिस साइंटिस्ट को आज हमें समझेंगे, उसका नाम है अल्फ्रेड वीगनर, ठीक है, एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, राइट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट टर्न्ड जियोलॉजिस्ट है ये, ठीक है, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो अल्फ्रेड वीगनर मान लीजिए, जैसे, या न्यूटन ही था फॉर दैट मैटर, कोई भी एक साइंटिस्ट है, उसको कोई नेचुरल फिनोमेना जो है वो होता हुआ नजर आया, उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसकी रीडिंग्स ली, राइट, फिर उसने अपनी थियोरी रखी, अल्फ्रेड वीगनर ने अपनी थियोरी रखी कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, राइट, और फिर उसने अपनी थ्योरी के लिए दिया प्रूफ, और वो प्रूफ जो है वो बेस्ड होगा उसकी रिसर्च पर, उसकी स्टडीज पर, उसकी ऑब्जर्वेशंस पर, राइट। फिर उस थ्योरी को जो पियरेज है, मान लीजिए अगर ये पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, अल्फ्रेड वीगनर, मान लीजिए ये बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है अगर उस टाइम, राइट, सो इसकी थ्योरी को जो बर्लिन यूनिवर्सिटी का पियरेज है वो स्टडी करेगा, देखेगा कि क्या ये थ्योरी जो है वो सही है या नहीं, क्रिटिसिज्म आएगा, क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, राइट, और अगर मान लीजिए कि उस थ्योरी को बर्लिन यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो हैं वो अप्रूव करते हैं, ठीक है, एंड नॉट जस्ट बर्लिन यूनिवर्सिटी, मान लीजिए स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स, राइट, इंडिया की यूनिवर्सिटीज, चाइना की यूनिवर्सिटीज, रशिया की यूनिवर्सिटीज, मतलब ग्लोबल लेवल पर मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जब मैं कह रहा हूं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस जो कि मतलब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जो है वो काम कर रहे हैं, राइट, मतलब रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस उस थ्योरी को प्रूव करते हैं, अप्रूव करते हैं, मानते हैं, देन एंड ओनली देन दैट थ्योरी विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉ, ठीक है, जैसे कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल जो है वो लॉ है, थ्योरी नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल एंड नॉट जस्ट ऑफ मतलब अर्थ, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, राइट, क्यों, कहने का मतलब ये पूरी यूनिवर्स पर लग रहा है, ठीक है, तो सभी ने, जो भी पूरा पियरेज है, राइट, जो भी स्कॉलररी है, उन सभी ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है कि यस, ग्रेविटेशनल जो लॉ दिया है, यानी कि ग्रेविटेशन पर जो थियरी न्यूटन ने दी है, इट इज एक्चुअली अ लॉ, राइट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा रहा है तब लॉ है, और अगर मेजॉरिटरली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, सॉरी, मेजॉरिटरली एक्सेप्ट किया जा रहा है बट यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, देन इट कैन बी टर्म्ड एज अ थ्योरी, राइट, या अगर देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, या अगर जो स्कॉलररी है या जो पियरेज है वो ये पॉइंट रखे कि अभी फिलहाल के लिए हम इसे मान लेते हैं, बट इन फ्यूचर अगर कोई डेवलपमेंट होगा, राइट, तो इसमें हम एडिशंस कर लेंगे, ठीक है, दैट मीन्स इसको लॉ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अभी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, राइट, सो थ्योरी किस मतलब किसे हम थ्योरी कहेंगे, किस स्टडी को हम थ्योरी कहेंगे, एक वो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं की गई, और दूसरा वो जिसमें अभी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, इसीलिए उसको लॉ जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। सो जो थ्योरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वो थ्योरी रखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है ऑल्फ्रेड वीगनर, राइट, वैसे मतलब मेजॉरिटरली माना जाता है कि ऑल्फ्रेड वीगनर की थ्योरी है, बट एक और साइंटिस्ट रहा टेलर, राइट, और टेलर और अल्फ्रेड वीगनर दोनों ने मिलकर इस पर काम किया, सेपरेटली भी इस पर काम किया। इनिशियली इट वाज नोन एज अ टेलर वीगनर हाइपोथेसिस, बट इवेंचुअली इट केम टू बी नोन एज द वीगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। सो बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो हम कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन या ओशियंस की पोजीशन देखते हैं, राइट, सो दोज कॉन्टिनेंट्स, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, राइट, सो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, दीज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, ये एक फिक्स पोजीशन पर नहीं बैठे हैं, ये लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग। और अल्फ्रेड वीगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें यह बताएगी कि किस तरह कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या बताएगी कि पहले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो कि हम समझेंगे भी इन दिस इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, हम समझेंगे कि अल्फ्रेड वीगनर ने ऐसी क्या स्टडीज करी, राइट, ऐसा क्या वो
मतलब स्टडी कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन ले रहे थे नेचर में, जिनसे उन्हें दिखा कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक्चुअली ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन वी विल स्टडी द फोर्स बिहाइंड दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्स स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टडी द प्रूफ, क्या प्रूफ दी आल्फ्रेड वीगनर ने, एंड देन वी विल फाइनली क्रिटिसाइज द थियरी, बिकॉज ये थियरी जो है वो पहली बात तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं की गई, राइट, और फिर दूसरी बात यह है कि ये यूनिवर्सली रिजेक्ट कर दी गई है ना। दो चीजें आपको समझना है कि पहले जब ये थ्योरी प्रोपाउंड की गई अल्फ्रेड विग्नर द्वारा तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं की गई, राइट, और फिर इनफैक्ट इट वाज रिजेक्टेड यूनिवर्सली। बट आप कहेंगे कि सर स्टिल अगर ये रिजेक्ट कर दी गई है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो एट द वेरी एंड ऑफ दिस सेशन वी विल क्रिएट अ कंक्लूजन कि हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टिल इसे, ठीक है, जिसमें आपको हिंट देता हूं मैं, और मैंने ऑलरेडी आपको दे ही दी है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज एक्चुअली अ प्रिकर्सर टू दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस तरह कहें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी is a development over the continental drift theory. That means in order to understand plate tectonic theory, that is in present the most acceptable theory for continental drift, yeah, for the uh, first order relief features, right. समझेंगे क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, ये सभी टेक्निकल टर्म्स में हम उतरेंगे। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज वी हैव टू अंडरस्टैंड, या मेजॉरिटिवली जो एक्सेप्टेड थ्योरी इट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड इट हैज इट्स रूट्स इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ऑलराइट, so having understood all of this, let us now dive into continental drift theory. So Alfred Wegener का आपको नाम जो है वो ध्यान रखना है। As I said, Alfred Wegener was primarily a climatologist, ठीक है। Alfred वीगनर जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, यानी कि क्लाइमेट को स्टडी कर रहे थे ये, और क्लाइमेट में भी क्या, कौन सा क्लाइमेट, प्रेजेंट टाइम का क्लाइमेट नहीं स्टडी कर रहे थे, इन दी अर्ली डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, राइट, मतलब 1910 1912 के अराउंड ये स्टडी कर रहे थे पेलियो क्लाइमेट को। पेलियो क्लाइमेट यानी कि मतलब बहुत ही प्रीवियस टाइम के, यानी कि मान लीजिए 200 मिलियन 300 मिलियन ओल्ड जो है वो क्लाइमेटिक क्या कंडीशंस रही होंगी, और ओवर द पीरियड किस तरह जो है वो क्लाइमेट में बदलाव आया है। सो पेलियो यानी कि पास्ट जो हिस्ट्री का क्लाइमेट है, बेसिकली क्लाइमेट की जो हिस्ट्री है वो स्टडी कर रहे थे अल्फ्रेड वीगनर, एंड ही स्टम्बल्ड अपॉन द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड देन ही ट्राइड टू प्रूव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्रूव हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और यही उनके क्रिटिसिज्म का कारण भी बनी कि he was a climatologist, why he was poking around with the business of geologist, right, because understanding the continental drift is business of geology, right. So we will understand that कि क्या criticism था, we will take that criticism, but how it all started. So Alfred Wegener was a follower of another scholar whose name is Edward Suez. Edward Suez is again a geologist who described that earth is divided into three layers, right. The uppermost layer consists of Sial, right. Middle layer is Sima, and the lower layer is, या bottom layer is Nephe, right. तो आप समझते हैं सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम एंड आयरन, सॉरी निकल एंड आयरन, राइट। सो एडवर्ड स्वेज की ये थियरी थी कि अर्थ जो है वो इस तरह तीन हिस्से में बटी हुई है। तो मैंने आपको समझाया ही वैसे पिछले सेशन में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमने किस तरह समझाया है, बट एक साइंटिस्ट रहे एडवर्ड स्वेज जिनको फॉलो कर रहे थे अल्फ्रेड वीगनर, एंड अल्फ्रेड वीगनर टुक दिस कॉन्सेप्ट टू होल अनदर लेवल, राइट। वीगनर सेड व्हाट, वीगनर ने कहा, देखिए अब मैं पूरे आज के टॉपिक में वीगनर ने ये कहा, वीगनर ने वो कहा, इसी सेंस में आपको मैं ये पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी जो है वो समझाने जा रहा हूं, ठीक है। बिकॉज वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी of continental
ड्रिफ्ट। ठीक है, सो देखिए, when we will try to answer this question, and in this session I will provide you the whole answer for this question, right? In fact, more topics surrounding this whole concept of continental drift. So what do you understand पूछा गया है, ठीक है। बट जब हम आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो हम लिखेंगे कि वी अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसके एफर्ट्स की वजह से, अल्फ्रेड वीगनर के एफर्ट्स से हमें यह समझ आया। हम अपनी थ्योरी नहीं बोलेंगे कि हमको यह समझ आता है, राइट। हमें सोर्स भी प्रोवाइड करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, राइट, सोर्स प्रोवाइड करना आंसर में, राइट, कि आपने कोई भी पॉइंट लिखा तो कहां से लिखा। बट फॉर सच थ्योरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसी थ्योरी जो कि रिजेक्ट कर दी गई है बट स्टिल हम उसे स्टडी कर रहे हैं, यहां पर हम वीगनर कहेंगे कि वीगनर ने ऐसा कहा, हम नहीं कह रहे ऐसा, और वीगनर ने ऐसा कहा तो हमें समझ आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक्चुअली मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि द डेवलपमेंट टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और हमें बहुत सावधान रहना है इस सवाल का जवाब लिखते हुए। हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आंसर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में नहीं लिखना है, रिफ्रेन करना है अपने आप को। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमें गलतियां नजर आएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या क्या गलतियां हैं, राइट। और आंसर लिखते समय हम हमारे अंदर एक अर्ज रहेगी कि हम सही लिखें, नहीं, हम वहां पर गलत लिखेंगे, बट हम कहेंगे कि वीगनर ने गलत कहा है, ऐसे वीगनर ने एक्चुअली ये कहा है और इसमें ये गलती है। समझ रहे हैं हम? क्योंकि हमें क्रिटिकली एनालाइज भी तो करना है। मैंने आपको बताया ना, एक तरह का क्वेश्चन उसको 20 तरह से लिखना आना चाहिए, उस पर नोट लिखना आना चाहिए, डिस्कस करना आना चाहिए, एग्जामिन करना आना चाहिए, एलोबरेट करना आना चाहिए, एलुसिडेट करना आना चाहिए, ये सभी क्रिटिकली करना आना चाहिए, राइट। सो वी विल critically analyze this whole situation. That means हम continental drift theory को समझेंगे, right, with the understanding that continental drift theory is in fact incorrect. ठीक है, continental drift theory क्या है? Incorrect है, बट अल्फ्रेड वीगनर ने ऐसा कहा है, हम अपने आप को नहीं कहेंगे, ठीक है। हम वहां पर, और प्लस हम वहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन क्या था? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पहली चीज, पहला पार्ट था। एंड देन डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस, डिस्कस द prominent evidences in its support। ठीक है, though it was meant for 100 words, so मुझे नहीं लगता कि कोई 100 वर्ड में सेटिस्फैक्टरीली इस इतने बड़े सवाल को लिख सकता है। आई विल प्रोवाइड यू 150 वर्ड्स फॉर दिस। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब 150 वर्ड्स में लिखकर मुझे प्रोवाइड करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। बट नॉट नाउ, पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है कहानी अल्फ्रेड वीगनर की, ठीक है। नाउ अब आते हैं वीगनर ने क्या कहा। समझ गए आप कि जब भी आंसर लिखना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में तो हमें वीगनर का पॉइंट रखना है, अपना पॉइंट रखने से रिफ्रेन करना है खुद को, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पॉइंट्स रखने से रिफ्रेन करना है, एज लॉन्ग एज क्वेश्चन में मेंशन्ड ना हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको दोनों थ्योरीज को कंपेयर करना है, देन ऑब्वियसली आप रखेंगे ही, राइट। ऑलराइट, अब वीगनर ने एडवर्ड स्वेज की बात मानी, और वीगनर ने क्या पॉइंट रखा कि इट इज द कॉन्टिनेंटल, वीगनर ने कहा कि इट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, विच इज मूविंग। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मूव कर रहा है, और यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है, ड्रिफ्ट कर रहा है। किसके ऊपर? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मूविंग और ड्रिफ्टिंग ऑन द ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। एंड दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सी आल, एंड द ओशियानिक क्रस्ट इज मेड ऑफ सीमा, राइट।
जो कि हमने पिछले सेशन में एक्चुअली पढ़ा था कि बॉटम लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज समवट जो है वो सी माँ के फीचर्स उसमें आने लग जाते हैं, राइट। यानी कि थोड़े बहुत जो है वो उसमें कंपोनेंट्स, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो मेंटल की दिखना शुरू हो जाती है। पिछले सेशन में हमने देखा था। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू वीगनर, दैट अकॉर्डिंग टू वीगनर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट इज सीमा इज मूविंग और ड्रिफ्टिंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट विच इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज सियाल इज मूविंग और ड्रिफ्टिंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट विच इज सीमा, राइट। तो पहली चीज तो ये बोली इसने। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ठीक है, ये हम समझेंगे। ये इस डायग्राम को आगे मैं समझाता हूं क्या है, राइट। सो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको एक बेसिक डायग्राम बताया था ना। मान लीजिए इफ दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, एंड ये हमारा कॉन्टिनेंट है, इतना एरिया जो है वो दिस इज आवर ओशियन, दिस इज कॉन्टिनेंटल, सॉरी दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, राइट। और इसके ऊपर जो है वो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएं क्या है। इन द प्रीवियस सेशन आई हैव मेंशन्ड। और फिर इसके नीचे जो है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल है, एंड देन वी हैव एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर की भी दो लेयर्स है, एक फर्स्ट लेयर ऑफ एस्थीनोस्फीयर, देन सेकंड लेयर ऑफ एस्थीनोस्फीयर, राइट। एंड दिस फर्स्ट लेयर ऑफ एस्थीनोस्फीयर एज वी अंडरस्टैंड नाउ, this first layer of asthenosphere is viscous, बट इतना जो है वो वीगनर को पता थोड़ी था। उस समय तो लिमिटेड थे सोर्सेस, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस समय लिमिटेड थी। ही वाज लिमिटेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ हिज टाइम, एज हार्वर्ड स्टार्क ने कहा था, ठीक है, कि आई एम लिमिटेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ माय टाइम, राइट। सो हम ये जानते हैं अभी दैट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस द ओशियानिक क्रस्ट plus the uppermost layer of mantle, this layer of mantle, combining all three forms the lithosphere. This lithosphere is moving over the asthenosphere, and this asthenosphere is viscous, right. And this lithosphere is moving over the asthenosphere. This is what we will understand in plate tectonic theory. But Alfred Wegener was not able to come to this conclusion just yet, because he was limited by the technology of his time. He observed that there is a phenomena going on, and we will reach to that point, how he observed that there is a phenomena going on of continental drift. But after observing, he came to a conclusion that it is the continental crust, right. He was concerned about these two upper layers only of crust. He said that it is the continental crust which is made of Sial, which is moving or drifting over the oceanic crust. That means oceanic crust is fixed and continental crust is only moving, ठीक है। This is continental drift theory. This is his continental drift theory, and we will now understand कि how and when he stumbled upon this observation, right, कि continents are actually moving, and then we will understand the explanation given by Alfred Wegener about the forces behind this movement, and then the proof provided by Alfred Wegener, and at last we will create the criticism and conclusions, right. So यहां तक आपको समझ आया Wegener ने क्या कहा कि it is the continental crust which, that is Sial, is moving over oceanic crust, that is Sima, ठीक है। और जो कि हम जानते हैं is incorrect, because continental crust plus oceanic crust plus uppermost layer of mantle, combining all three are named as lithosphere, and this lithosphere is moving over the uppermost layer, sorry, this lithosphere is moving over the asthenosphere, right, or the viscous asthenosphere, ठीक है। ये हम समझेंगे, है ना। ये पूरी असेंबली जो है वो मूव करती है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अब। सो अब फॉर द टाइम, किस टाइम के लिए, यानी कि कब हुआ ये, अकॉर्डिंग टू वीगनर ये सारी घटनाएं जो हैं वो, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कब शुरू हुआ, कब होना शुरू हुआ। सो अकॉर्डिंग टू वीगनर द टाइम इज कार्बोनीफेरस पीरियड, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में आगे हम समझेंगे कि क्या है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। सो
अकॉर्डिंग टू वीगनर, ये सभी हम वीगनर के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान ये ड्रिफ्टिंग जो है वो शुरू हुई, और जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, जो हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है, इट इज समवेयर अराउंड 350 से 299 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। बट वीगनर ने क्या टाइमलाइन दी? वीगनर ने टाइमलाइन दी कि इट इज कार्बोनिफेरस पीरियड के लिए भी वीगनर ने क्या टाइमलाइन दी? 250 से 200 मिलियन ईयर अगो ये ड्रिफ्टिंग जो है वो हो रही है, राइट, जिसको उसने कहा कि कार्बोनिफेरस पीरियड में हो रही है। बट हम समझेंगे ये 250 से 200 मिलियन ईयर अगो वाला जो टाइम है वो सेट होगा परमियन एंड ट्रायसिक पीरियड्स में, ठीक है। इन दोनों इन एक्चुअलिटी या जो प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने बनाया है उसमें अगर हम देखते हैं तो 250 से 200 मिलियन ईयर अगो का जो पीरियड है वो परमियन, इन स्टार्टिंग परमियन यानी कि सम पार्ट इन परमियन एंड रिमेनिंग पार्ट इन ट्रायसिक पीरियड में सेट होगा। बट अकॉर्डिंग टू वीगनर कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है वो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सारा जो है वो हुआ या वहां से शुरू हुआ है, राइट। और क्या कहना था वीगनर का? अगर ये शुरू हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर शुरू हुआ है और आज के टाइम पर अगर हमें ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बटे हुए मिल रहे हैं, सो वीगनर का कहना ये था कि एट द वेरी स्टार्ट देयर वाज अ सिंगल सुपर या मेगा कॉन्टिनेंट, देयर वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, एक जो है वो धरती पर मतलब सारा लैंडमास जुड़ा हुआ था एक साथ, ऑलमोस्ट सारा लैंडमास एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसको उसने एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कहा, जिसके लिए नाम रखा गया पेंजिया, ठीक है। पेंजिया नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पेन का मतलब होता है ऑल ओवर और जिया का मतलब जियो, जियो से यानी कि धरती से, धरती के लिए वर्ड यूज होता है जियो। सो पेंजिया यानी कि सारी धरती जो है वो एक साथ है, राइट। तो सबसे पहले वीगनर ने क्या कहा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसको हम पेंजिया कह सकते हैं, एंड इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसके लिए डेट उसने दी 250 से 200 मिलियन ईयर अगो, वहां पर इस पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्टिंग शुरू हुई, एंड दिस पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट एट फर्स्ट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो ये डायग्राम है, राइट। सो ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है, राइट। इट फर्स्ट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर पार्ट्स केम टू बी नोन एज द लॉरेशिया एंड द लोअर पार्ट केम टू बी नोन एज गोंडवाना लैंड, राइट। सो आपको ये डायग्राम्स जो है वो बनाने आने चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाएं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाएं। मान लीजिए पहला जो केस कहा उसने कि ये धरती है, राइट, और सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसको उसने कहा पेनजिया, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए ये धरती है, अगर दिस पार्ट इज लैंड, राइट, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो ओशियन है ना। अगर ये पार्ट लैंड है, द रिमेनिंग पार्ट इज ओशियन, ये सभी जो है वो क्या बचा? अर्थ पर ओशियन है। तो इस ओशियन के लिए नाम रखा गया पेंथालसा, ठीक है, पेंथालसा, राइट। यानी कि एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियन। फिर नाउ सेकेंड चीज उसने क्या कही कि नाउ दिस कॉन्टिनेंट, एक जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये दो हिस्से में टूट रहा है, और एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ चला गया और एक हिस्सा नीचे की तरफ रह गया, ठीक है। जो ऊपर की तरफ चला गया मतलब दो हिस्से में टूट गया ना, राइट, उसको कहा उसने लॉरेशिया, और जो नीचे की तरफ रह गया उसके लिए नाम रखा गया गोंडवाना लैंड, राइट। और जो देखिए हम ये फाइनली हम ये कंक्लूड करेंगे कि इसकी थ्योरीज जो हैं वो गलत है,
मतलब इसकी जो थ्योरी है ये, इसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। बट हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि सभी पॉइंट गलत नहीं है, कुछ ही पॉइंट गलत है। हम देखेंगे वो कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो गलत है इस थ्योरी में, राइट। बट हम ये भी देखेंगे कि कुछ पॉइंट सही भी है, जैसे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट का होना, ये पॉइंट सही है सीबीटी का, सीडीटी का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, राइट। जैसे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट का दो मतलब बड़े कॉन्टिनेंट्स में टूटना, ये बात भी सही है, जिसमें से लॉरेशिया टूटकर जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप प्लस एशिया बनाएगा, राइट। और जो गोंडवाना लैंड है दैट विल फॉर्म दी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये सभी जो है वो किस में से टूटकर बनेंगे? गोंडवाना लैंड में से, राइट। हम देखें कुछ इस तरह के पॉइंट जो है वो अल्फ्रेड वीगनर के सही है, राइट। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्थ वाला कौन सा है हमारा? लॉरेशिया, और साउथ वाला कौन सा है? दो कॉन्टिनेंट, गोंडवाना लैंड, राइट। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड है, राइट। और जो लॉरेशिया है उसमें से आपको ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप संग एशिया जो है वो, यानी कि यूरेशिया अलग जाता हुआ नजर आ रहा है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, राइट। ये ऑस्ट्रेलिया अलग हो रहा है, एंटार्क्टिका, राइट। और फिर इंडिया जो है वो अफ्रीका से टूटकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, राइट। देख रहे हैं आप, ये अलग चला गया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया ये अलग हो रहे हैं, राइट। और फिर इंडिया इवेंचुअली विल जॉइन दी यूरेशियन प्लेट। तो खैर, वी विल डिस्कस एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मत डरिए, आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में समझ रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज, सो दिस रिफ्टिंग इन पेंजिया हैपेंड, कब हुई है? दिस रिफ्टिंग इन पेंजिया अकॉर्डिंग टू वीगनर happened somewhere around 250 से 200 million year ago, and then the continents started drifting apart from each other, और eventually जो है वो हमें different क्या देखने को मिलते हैं? जो प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में धरती किस तरह देखने को मिलती है? इस तरह की, राइट। तो ये बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है वीगनर के जो उसने रखे। बट नाउ द सेकंड थिंग जो हमें समझनी है कि वीगनर पहुंचा कैसे इस थियोरी तक, राइट। वीगनर तो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, है ना, और क्लाइमेटोलॉजिस्ट था वीगनर, और वीगनर तो स्टडी कर रहा था पेलियो क्लाइमेट को। तो जब वीगनर पेलियो क्लाइमेट को स्टडी कर रहा था ना, या जब भी आप पास्ट के क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो बेसिकली आप खुदाई करते हैं, राइट, एक्सकवेट करते हैं, और आप फॉसिल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, और जो मतलब लेयर्स होती हैं, राइट, जो सेडिमेंट्स होते हैं, आप उन सभी को स्टडी करते हैं। सो वीगनर स्टडी कर रहा था कि इन दी हायर लैटिट्यूड्स, राइट, in the higher latitudes of let's say North America, Europe, Russia, right, इन हायर latitudes को जब वो स्टडी कर रहा था तब उसे नजर आया कि देयर इज अ ह्यूज कोल डिपॉजिट हेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल है इधर, पहली चीज उसने देखी, ठीक है। अब ये कोल जो है वो कैसे हो सकता है यहां पर? क्यों? क्योंकि हमने क्लाइमेटिक रीजन में क्या पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए की बात कर रहा हूं मैं, यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट जैसे कि ब्रिटेन, जो नेदरलैंड्स हैं, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन रीजन है, और जो रशिया का साइबेरिया या अपर पार्ट वाला रीजन है, यानी कि जो रिलेटिवली हायर लेटिट्यूड्स हैं, वहां पर उसे नजर आया कि बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट है, इन रीजन में बहुत कोल है, राइट। और कोल बनता कैसे है? कोल बनता है वुड से, राइट। दैट मीन्स अगर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होगा, कोल डिपॉजिट जहां पर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वहां पर एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट था, वो डेंस फॉरेस्ट जो है वो अपने आप क्या हुआ, वो पेड़ जो है वो सड़ गए, गल गए, गिर गए, राइट। और फिर उसके ऊपर जो है वो मिट्टी की, रॉक्स की लेयर चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई,
और वो जो लकड़ी है वो अंडर द प्रेशर डिकम्पोज नहीं हुई, राइट, वो लकड़ी प्रेशर के अंदर पड़ी हुई, इवेंचुअली दैट द कार्बन कंटेंट इन दैट वुड डेवलप्ड इनटू कोल। ठीक है, दैट मीन्स अगर हायर लेटीट्यूड्स में बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट है, यानी कि एक ऐसा समय था कि हायर लेटीट्यूड्स में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, जिस तरह के हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, वैसे घने जंगल हुआ करते होंगे। बट फिर उसने ये सोचा कि अगर हायर लेटीट्यूड में इतने घने जंगल थे, दैट मीन्स मौसम या तो गर्म रहता होगा बहुत, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी। ऐसा दो ही केसेस में हो सकता है, या तो सूरज जो है वो अपनी पोजीशन बदलता है, ठीक है, या तो सूरज अपनी पोजीशन पहले बदलता था, या तो कॉन्टिनेंट्स मूव कर गए। दो ही चीजें हो सकती हैं। बट सूरज के बारे में तो हम जानते हैं कि सूरज, कहने का मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ सन है ना, वर्टिकल रेज ऑफ सन है, वो तो हमें पता है कि ट्रॉपिक्स टू ट्रॉपिक्स मूव कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट, इसके ऊपर तो जाती नहीं। मिलांकोविक साइकिल भी जब स्टडी करी है हमने, टिल्ट को भी स्टडी करते हैं, तो उससे भी इतना जो है वो क्लाइमेट पर असर नहीं पड़ता है कि जो आप हायर, रिलेटिवली हायर लेटीट्यूड है, यहाँ पर इतनी गर्मी हो कि इधर डेसिडुअस फॉरेस्ट हो बहुत ज़्यादा, या मान लीजिए रेन फॉरेस्ट जैसी सिचुएशन यहाँ पर हो, नॉट जस्ट डेसिडुअस बट रेन फॉरेस्ट भी हो यहाँ पर किसी टाइम पर। क्योंकि इन ऑर्डर टू दीज रीजन्स टू हैव रेन फॉरेस्ट, डायरेक्ट सनरेज जो है वो यहाँ पड़नी चाहिए, जो कि डायरेक्ट सनरेज यहाँ पर नहीं पड़ सकती। दैट मीन्स जो सेकेंड गेस था विग्नर का, वो यही था कि दैट मीन्स देर वॉज अ टाइम कि जो लैंड यहां पर मौजूद है, यानी कि इधर यूरोप वाला जो रीजन है, राइट, या नीचे अफ्रीका है, ये वाला जो रीजन है, दिस वाज मतलब कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले, कुछ सालों कहने का मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ये इक्वेटोरियल रीजन में था। एंड दिस मतलब इक्वेटोरियल रीजन से इट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, ये नॉर्थवर्ड जो है वो ड्रिफ्ट कर गया। दैट मीन्स देर इज अ फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट गोइंग ऑन, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये उसको क्लू मिला कि हायर लेटीट्यूड में कोल्ड डिपॉजिट है, वहां से उसको क्लू मिला कि ये कोल्ड डिपॉजिट जो है वो रेन फॉरेस्ट, जहां पर रेन फॉरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट होंगे, वहीं पर ही ऐसा कोल्ड डिपॉजिट हो सकता है। दैट मीन्स ये कि या तो सूरज सीधी रोशनी पहले इस रीजन पर डालता था, जो कि हाईली अनलाइकली है, या तो कॉन्टिनेंट्स जो है वो पहले, जो प्रेजेंटली जो लैंड हायर लेटीट्यूड में मौजूद है, इट वाज मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये मौजूद था इक्वेटोरियल रीजन में या रिलेटिवली लोअर लेटीट्यूड्स में, ठीक है। सो यहां से उसको महसूस हुआ कि यस, देयर इज अ फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट गोइंग ऑन, राइट। दूसरा एक और एग्जांपल उसने उठाया। दूसरा एग्जांपल क्या उठाया उसने कि जब उसने इंडिया, राइट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इस रीजन के क्लाइमेट को वो स्टडी कर रहा था, तो उसको इंडिया का पेनिनजुलर पार्ट, राइट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन रीजन को जब वो स्टडी कर रहा था, तो उसे ग्लेशियर के एविडेंस मिले, ठीक है। दो इंडिया में ग्लेशियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हिमालय के बाद ग्लेशियर है, लेकिन पेनिनजुलर पार्ट में ग्लेशियर कैसे होंगे, ठीक है। और ग्लेशियर भी कैसे, ठीक है, नॉट जस्ट माउंटेन वाले ग्लेशियर, क्योंकि देखिए ग्लेशियर बेसिकली क्या है, मान लीजिए माउंटेन्स हैं और यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर चल रहा है, या अगर माउंटेन्स नहीं भी हैं, पोलर रीजन के जो ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं, उनके नीचे जो रॉक्स हैं, ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो उन रॉक्स को स्क्रैच करते हैं, उन रॉक्स को स्क्रैच करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर द टाइम, एक स्पेसिफिक तरह के उस पर इम्प्रिंट जो है वो छप जाते हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट समझ जाते हैं देखते ही कि ये ग्लेशियर के इम्प्रिंट्स हैं। तो उनको इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में ऐसे ग्लेशियर के जो इम्प्रिंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इससे इसका मतलब दो ही हो सकता है कि यहाँ पर कभी डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती थी, या तो ये लैंड मास भी रिलेटिवली हायर लेटीट्यूड पे था, वहां से मूव करता हुआ रिलेटिवली लोअर लेटीट्यूड पर आया है, ठीक है। दैट मीन्स द एविडेंस ऑफ ग्लेशियर ऑल्सो सजेस्टेड टुवर्ड्स अ फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये दो फिनोमेना जब हाथ लगे,
वीगनर के स्टडी कर रहा था क्लाइमेट के बारे में, तो उसने क्लाइमेटोलॉजिस्ट वाली जो अपनी अप्रोच है उसको बदलते हुए थोड़ी सी जियोलॉजिस्ट वाली अप्रोच अपनी बनानी शुरू करी, राइट, एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग the continental drift and he finally gave the continental drift theory which faced many criticism. ठीक है, आज हम criticism को भी समझेंगे. So this was the basic introduction of continental drift theory. ठीक है, now कुछ एक बेसिक डिक्टेशन मैं आपको दे रहा हूं, लिख लीजिए. because of some forces, write these down. Because of some forces, Pangaea broke apart into two, that is Laurasia and Gondwana, and further broke apart and drifted over the oceanic crust, led to the present state of distribution of continents and ocean on the Earth's crust. The base of continental drift theory is the paleoclimatic study done by Alfred Wegener. ठीक है, ध्यान रखना है बेस क्या है, कहां से उसको मिला, ये मतलब कि ये फिनोमेना कहां से उसने ऑब्जर्व किया अल्फ्रेड वीगनर ने, थ्रू हिज पेलियोक्लाइमेटिक स्टडी. ध्यान रखना है. सो कहने का मतलब कि आज जो इनफैक्ट जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या जो पूरा हम जियोलॉजी की जो स्टडी कर रहे हैं, राइट, अर्थ के मूवमेंट, मतलब कॉन्टिनेंट्स वगैरह के मूवमेंट की, ओशियन फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्मेशन, इन सभी को जो हम स्टडी कर रहे हैं, दे ऑल ओ देयर ओरिजिन टू पेलियोक्लाइमेटिक या क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली, राइट. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको. इट इज अ मतलब नाइस पॉइंट टू मेंशन इन दी आंसर. Write down the presence of coal deposit at higher latitude and glacial evidences at lower latitude was an indication that the continents must have drifted significantly from their initial position. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाता है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ठीक है, या बेसिक हमने समझा. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज फोर्सेस. वो कौन से फोर्सेस हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू वीगनर. ध्यान रखना है आपको, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. इस तरह आप इस क्वेश्चन को पुट करेंगे. ठीक है, नाउ राइट डाउन few statements. As per Wegener, the movement of continental crust over the oceanic crust was frictionless. As per Wegener, the movement of continental crust over the oceanic crust was frictionless or less restrictions. आप कह सकते हैं कि उसमें मतलब रुकावटें जो हैं वो obstructions कम थी. And the continents basically followed two directions. One was equatorward and other is westward movement. So this is according to Wegener that the movement of the continental crust over the oceanic crust is frictionless. As in, he said that oceanic crust is viscous. ओशियानिक क्रस्ट को वो विस्कस कह रहा है. ठीक है, और इस विस्कस ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव कर रहा है. तो आप देख रहे हैं कि ही वॉज नॉट रॉन्ग, मतलब ही वॉज नॉट एंटायरली रॉन्ग. ठीक है, एक बड़ा सॉलिड, मतलब एक बड़ी सॉलिड लेयर जो है वो विस्कस एक लेयर के ऊपर मूव तो कर ही रही है. ओशियानिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट, सॉरी मेंटल, ये तीनों सॉलिड हैं एंड दे आर मूविंग ओवर द विस्कस एस्थीनोस्फीयर. बट गलती कहां हो गई उससे कि उसने कहा कि एस्थीनोस्फीयर तक की तो उसे समझ ही नहीं थी. उसने कहा कि ओशियानिक क्रस्ट ही विस्कस है जिसके ऊपर फ्रिक्शन लेस मूवमेंट है. ठीक है, कि बगैर किसी रोक टोक के मूव कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, और दो तरह मूव कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि अगर यहां पर पेंजिया है, राइट, और जब पेंजिया से टूटा, दो जो है वो लैंड बने, राइट, एक बना लॉरेशिया और दूसरा बना
गोंडवाना, सो दे आर मूविंग इक्वेटर वर्ड, पहले तो वो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज दे आर मूविंग टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स, राइट, एंड नॉट जस्ट इक्वेटर वर्ड, दे आर ऑल्सो मूविंग वेस्टवर्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो, इक्वेटर वर्ड एंड वेस्टवर्ड, अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग इक्वेटर वर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स, ठीक है। सो ये तो टाइप ऑफ मोशन हो गया, किस तरह का मोशन जो है वो हमें इन कॉन्टिनेंट्स का देखने को मिल रहा है इन दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ द फोर्सेस बिहाइंड दीज मूवमेंट्स, है ना, अगर मूवमेंट हो रही है तो फोर्स लग रही होगी, वही तो समझना है हमें। सो फॉर दी इक्वेटर वर्ड, अब यहां पर उसकी थ्योरी जो है वो गलत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी तक उसने जितनी भी बातें बोली वो बाद में प्रूव हुई हैं, सच हुई हैं, कि पहले कोई एक जो है वो बड़ा लैंड मास था, मान लीजिए ये गोंडवाना लैंड है, राइट, एक बड़ा लैंड मास था जिसे हमने पेंजिया कहा, दैट पेंजिया डिवाइडेड इनटू टू, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, एंड दैट देन दोज टू फर्दर डिवाइडेड इनटू द कॉन्टिनेंट्स दैट वी नो टुडे, राइट, ये बात उसने बिल्कुल सही कही। प्लस उसकी जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी, राइट, ये हायर लेटीट्यूड पर कोल डिपॉजिट होना और लोअर लेटीट्यूड्स पर ग्लेशियल एविडेंस मिलना, ये उसकी ऑब्जर्वेशन भी सही थी, ठीक है। बट गलती कहां हुई है वीगनर से एक्सप्लेन करने में, वीगनर क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, जियोलॉजिस्ट नहीं था, उससे गलतियां हुई हैं एक्सप्लेन करने में, ठीक है। एक्सप्लेन जो है वो सही से नहीं कर सका वो, कि इक्वेटर वर्ल्ड कैसे मूव कर रहा है, राइट। तो आप देखेंगे उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है या क्या फंडे दिए हैं, इक्वेटर वर्ल्ड मूव कर रहे हैं, कारण क्या दिया, द फोर्सेस बिहाइंड इज डिफरेंशियल ग्रेविटी, ठीक है। डिफरेंशियल ग्रेविटी का मतलब यह है कि अर्थ जो है वो अगर एक जियोइड की अगर शेप में है, राइट, तो पोल्स पर, कहने का मतलब पोल्स पर रेडियस छोटा है और रेडियस ज्यादा है, कहां पर, इक्वेटर पर, तो ग्रेविटी कम लग रही है पोल्स पर, ज्यादा लग रही है इक्वेटर पर। इस तरह का कोई लमसम सा उसने फंडा दिया और कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल ग्रेविटी की वजह से इक्वेटर वर्ल्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। और क्लियरिटी से समझा नहीं पाया कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम भी नहीं समझा पाएंगे, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि खुद उसने क्लियरिटी से नहीं समझाया कि ऐसा क्यों भाई। दूसरा उसने इक्वेटर वर्ल्ड मूवमेंट के लिए क्या फंडा दिया है, कि ड्यू टू दी फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी, जैसा कि मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू वीगनर द ओशियानिक क्रस्ट वाज विस्कस, राइट, एंड the continental crust was sliding over it, right, so it was sliding over frictionlessly due to the force of buoyancy, कि ये जो विस्कस लिक्विड है ये बायंट फोर्स जो है वो लगा रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर, जिस वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो, अब बायंसी टर्म यूज हो रही है तो दैट मीन्स फ्लोट टर्म भी यूज होगा, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज एक्चुअली फ्लोटिंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट and it is due to the differential gravity then that these continents are moving northwards, ठीक है। तो सॉरी, नॉर्थवर्ड कहने का मतलब इक्वेटर वर्ड मूव कर रहे हैं। तो पहला तो इसने एक्सप्लेनेशन दिया ये, दूसरा क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसने फोर्स के लिए, दूसरा क्या है, वेस्टवर्ड मूवमेंट है, ये और बिजार है। यहां गलतियां हैं अल्फ्रेड वीगनर की, ओरिजिन को वो अच्छे से नहीं समझा पाया। ये बेसिकली है क्या, है ना, ओरिजिन की बात कर रहे हैं ना, मूवमेंट की ओरिजिन कहां से हो रही है, किन कारणों से, फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ठीक है। तो वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए कह रहे हैं कि टाइडल फोर्स ऑफ मून, कह रहे हैं मून जो टाइडल फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी धरती है, मान लीजिए ये हमारा मून है, धरती इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग वेस्ट टू ईस्ट, राइट। सो मून जो वेस्ट की तरफ मूव करता है, मान लीजिए यहां मूव कर गया, फिर यहां मूव कर गया, फिर यहां मूव कर गया, तो टाइड्स भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ऐसे, ठीक है, राइट,
टाइड्स भी ऐसे ही मूव कर रही हैं। तो बेसिकली ये टाइड्स इतनी पावरफुल हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स को भी धकेल रही हैं वेस्ट की तरफ। ठीक है, उल्टा बना दिया मैंने, टाइड्स इस तरफ को, है ना, टाइड्स यहां आई। अब टाइड पहले मान लीजिए अभी मून यहाँ पर है तो टाइड यहाँ पर है, अभी मून यहाँ पर है टाइड यहाँ पे, फिर मून यहाँ पर है टाइड यहाँ पे, मून यहाँ पर है टाइड यहाँ पे। इतना बिजार है कि इसको समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमें डिटेल में जाना भी नहीं है कि इसको समझना कैसे है, समझाना कैसे। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि टाइड्स जो हैं वो, देखिए अब टाइड कहाँ पर आएगी, नेक्स्ट टाइड इधर आएगी। तो ये जो टाइड्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर टाइड आए, ये जो है वो आइलैंड है, या इस तरह पुट करें हम कि यहाँ पर एक जो है वो कॉन्टिनेंट है, और टाइड जो है वो इस रीजन में आई। नाउ दिस टाइड इज पुशिंग दिस कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, और अर्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अगर पहली बात तो टाइडल फोर्स इतना जोरदार नहीं हो सकता कि कॉन्टिनेंट को मूव कर दे। चलो मान लें कि 200 मिलियन साल पहले टाइड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बट स्टिल इट इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, बट वो क्या बोलता है कि विस्कस भी तो है ना नीचे वाली लेयर, और बाइंड फोर्स भी लग रहा है, दैट मीन्स फ्लोट कर रहा है। कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत आसानी से मूव कर जाएगा टाइडल फोर्स की वजह से, राइट। टाइड्स फोर्स लगा रही हैं तो कॉन्टिनेंट जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है ये, राइट। और डिफरेंशियल ग्रेविटी की वजह से कॉन्टिनेंट पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो जो रिजल्टिंग फोर्स लग रहा है वो इस तरह लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज दी फोर्सेस दैट वर, मतलब ये फोर्सेस है जो बताया गया किसके द्वारा, अल्फ्रेड वीगनर द्वारा, जिनसे हमें कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्टिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर अल्फ्रेड वीगनर ने ये थ्योरी रखी सामने, तो अल्फ्रेड वीगनर को चैलेंज करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि यार वैसे कैसे, बायन्स कैसे है, ये तो तुम समझ नहीं आई बात, या टाइडल फोर्स जो है वो इतना जोर से कैसे लग जाएगा, कि क्या होगा ये, राइट। मतलब सवाल पूछने शुरू किए, राइट। सो देन ही स्टार्टेड आंसरिंग दोज क्वेश्चंस एंड ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग प्रूफ फॉर हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बट ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो है वो अल्फ्रेड वीगनर का ये किया गया कि जब वो प्रूफ प्रोवाइड कर रहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए, सो ही साउंडेड लाइक अ लॉयर। ठीक है, एक लॉयर की तरह साउंड कर रहा था, नॉट लाइक अ साइंटिस्ट। बिकॉज व्हेन अ साइंटिस्ट प्रोवाइड अ प्रूफ, राइट, वो एक ऑब्जर्वेशन पर है ना, पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं, राइट, फिर उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया जाता है और फिर कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। ठीक है, कंक्लूजन पर एट लास्ट पहुंचा जाता है। बट कभी कोई लॉयर अगर कोई बात प्रूव करना चाहता है तो वो आर्ग्यूमेंट के जोर पर अपनी बात प्रूव करता है। मान लीजिए कि आप एक लॉयर हैं और आपका जो क्लाइंट है वो गिल्टी है, और आप कोर्ट में क्या जाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे जाकर, या ये तो नहीं कहते हैं क्लाइंट, जो अ, वकील होते हैं, लॉयर, ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा क्लाइंट गिल्टी है। वो आर्ग्यूमेंट देकर प्रूव करना चाहेंगे कि हमारा क्लाइंट गिल्टी नहीं है, और अदर साइड आर्ग्यूमेंट देकर ये प्रूव करना चाहेगी कि उनका क्लाइंट गिल्टी है। दैट मीन्स जो कंक्लूजन है, दैट इज गिल्टी है या नहीं है, वो पहले से मौजूद है, और अब आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि उसको प्रूव किया जाए कि वो गिल्टी है या नहीं है, राइट। तो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी इन प्रूफ्स के माध्यम से अल्फ्रेड वीगनर ने। उसने कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो हो रहा है, राइट, बिल्कुल हो रहा है। और अब उसने प्रूफ देने की कोशिश करी कि इन वजहों से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो हो रहा है, राइट। और जो मैंने फोर्सेस दिए हैं वही वही फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या प्रूफ दिए। सबसे पहला प्रूफ जो है वो, उसने कहा कि यार अगर आप मैप उठाकर देख लो, आप धरती का मैप उठाकर देख लो, और अगर आपको कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ते हुए ना नजर आए तो मुझे बोलना। और ये एक्चुअली में सच है। ठीक है, अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे और अगर आप अफ्रीका को देखते हैं तो ऐसी शेप है दोनों की, राइट। और अगर आप दोनों को जोड़कर देखेंगे तो आपको फिट होते हुए नजर आएंगे। सो इसे कहा गया जिग्सा फिट। जिग्सा पजल आपने देखी होगी, बचपन में हम ऐसी एक पजल खेला करते थे ना, उसके कुछ इस तरह के पीसीज होते थे। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे पीसीज, एक सेकेंड,
ऐसे कुछ उसके पीसीज हुआ करते थे, हमें वो पीसीज जो हैं वो कनेक्ट करने पड़ते थे, राइट। कुछ इस तरह पीसीज हुआ करते थे। दूसरा पीस जो है वो यहाँ आकर कनेक्ट होगा, तीसरा पीस मान लीजिए इधर आके कनेक्ट हो गया, चौथा पीस यहाँ पर। सो इसको एक जिगसॉ पजल कहा जाता है। तो प्रूफ क्या दिया सबसे पहले अल्फ्रेड विग्नर ने कि जिगसॉ फिट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं धरती पर, जिसका प्रूफ उसने कहा कि द ईस्टर्न ब्राजीलियन कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न ब्राजीलियन कोस्ट एंड वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहां पर एक इमेज में भी देखेंगे आप, ये देखिए ईस्टर्न, ये जो ब्राजीलियन कोस्ट है, ईस्टर्न ब्राजीलियन एंड वेस्टर्न अफ्रीकन जो है वो एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स ये पहले जुड़े हुए थे, यहां से टूटा है ये साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और ये टूटकर अलग हुआ है, ठीक है। तो पहला तो एविडेंस इसने ये दिया, जो कि आपको फिटिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कि हाँ चलो ठीक तो है, बट जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे ना, और वहां पर जब हम एविडेंसेस देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के, तो आपको वो ज़्यादा कंपेलिंग लगेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच वहां रहेगी, ठीक है। सबसे सबसे पहली चीज़ क्या बोली इसने कि जिग्सॉ फिट देख लो आप, राइट। दूसरा क्या प्रूफ दिया? दूसरा प्रूफ दिया उसने जियोलॉजिकल स्टडीज। उसने कहा कि मैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं जगह जगह जाकर मैंने स्टडी करी है, ठीक है। तो जो मैं क्लाइमेट को स्टडी करता हूं, पेलियो क्लाइमेट को, तो मैं लेयर्स ऑफ रॉक को पढ़ता हूं, है ना, लेयर्स ऑफ रॉक्स को स्टडी करता हूं। तो अगर आप लेयर्स ऑफ रॉक्स को स्टडी करते हैं ऑफ ईस्टर्न सदर्न अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका, है ना, जो मैंने यहां पर आपको बताया ना, दिस इज द ईस्टर्न सदर्न अमेरिका और यहां पर दिस इज द वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। इन दोनों की अगर आप रॉक्स को स्टडी करते हैं, राइट, तो उन रॉक्स की लेयर में आपको सिमिलैरिटी नजर आ जाएगी, राइट। इसका मतलब यह है कि एक टाइम ऐसा था कि ये दोनों रीजन जो हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, और अब टूट गए हैं। दैट मींस ही इज ट्राइंग टू प्रूव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो पहला उसने क्या कहा, पहला उसने रीजन क्या दिया कि जिग्स ऑफ इट। आप देख लिए कि आप जोड़कर देख लीजिए जुड़ जा रहे हैं, हमने कहा कि चलो ठीक है। दूसरा उसने प्रूफ दिया कि जब हम जियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं या रॉक्स की लेयर को स्टडी करते हैं, तो यहाँ की जो ईस्टर्न साउथ अमेरिका की जो रॉक्स हैं और जो वेस्टर्न अफ्रीका की जो रॉक्स हैं, इन दोनों की रॉक्स में हमें सिमिलैरिटी, इनकी रॉक्स की लेयर में हमें सिमिलैरिटी नजर आती है। दैट मीन्स देयर वाज अ टाइम जब ये दोनों जो हैं वो जुड़े हुए थे, ठीक है, राइट। और अब अगर अलग अलग हैं तो किस कारण से हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, और फोर्सेस उसने बताया कि ये कारण है, इन वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है। तीसरा कारण क्या दिया उसने? उसने दिया तीसरा कारण फॉसिल्स। उसने कहा कि कुछ फॉसिल्स जो साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, राइट, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स के फॉसिल्स जो साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, वो अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, वो इंडिया में भी मिल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे हैं। ये डायग्राम देखिए यहां पर, राइट। जैसे कि फॉसिल ऑफ मीजोसॉरस हो गया, मीजोसॉरस का फॉसिल जो है वो साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है और अफ्रीका में भी मिल रहा है, ठीक है। फॉसिल ये रेप्टाइल्स हैं, फॉसिल्स ऑफ लिस्टोसॉरस साउथ सॉरी अफ्रीका में भी मिल रहा है, इंडिया में भी मिल रहा है, एंटार्क्टिका में भी मिल रहा है, ठीक है। फॉसिल ऑफ ग्लोसोप्टेरिस, ठीक है, इट्स अ फर्न, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, पांचों में मिल रहा है ये, राइट। मेडागास्कर में भी मिल रहा है। इस फॉसिल स्टडी, अगर आप फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, तो उसने कहा कि फॉसिल की स्टडी में भी आपको यही पता चलता है कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक टाइम ऐसा था कि जुड़े हुए थे एंड देन दे ड्रिफ्टेड अपार्ट। इसको भी मान लेते हैं, बिल्कुल सही। देखिए गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, जिग्स ऑफ इट इज नॉट रॉन्ग। geological study his geological study was not wrong, or of this eastern south of africa america and western africa, right, and the fossil study is also not wrong, ठीक है। अच्छा, चौथा उसने क्या कहा? चौथा जो एविडेंस दिया उसने, कोल एंड ग्लेशियल एविडेंस जो था, राइट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह
हायर लेटीट्यूड्स पर कोल कैसे है, कोल डिपॉजिट हायर लेटीट्यूड पर कैसे है, वहां पर इतना घना जंगल कैसे हो सकता है, राइट, रेन फॉरेस्ट कैसे हो सकता है वहां पर, और लोअर लेटीट्यूड्स में ग्लेशियल एविडेंस कैसे मिल रहा है, यहां पर ग्लेशियर कैसे हो सकता है। दैट मीन्स देयर वाज अ टाइम, ठीक है, कहने का मतलब कि जो हायर लेटीट्यूड्स में अगर कोल मिल रहा है तो देयर वाज अ टाइम दीज हायर लेटीट्यूड्स वर प्रेजेंट इन रिलेटिवली लोअर लेटीट्यूड, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पर थे, और जो इक्वेटोरियल रीजन में ग्लेशियर मिल रहे हैं दे वर प्रेजेंट इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, हायर लेटीट्यूड में थे, ठीक है। इस वजह से इस रीजन में ग्लेशियर के एविडेंस मिलते हैं, और इस रीजन में किसके एविडेंस मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट के, रेन फॉरेस्ट के होने के, क्योंकि कोल्ड डिपॉजिट है यहां पर ज्यादा। So that means these continents या these land masses they drifted northwards, ठीक है, ये इसका पांचवा प्रूफ है, सॉरी चौथा प्रूफ है। और पांचवा प्रूफ क्या कह रहा है कि आप फोल्ड माउंटेन्स को कंपेयर कर लो, ठीक है, कंपेयर फोल्ड माउंटेन्स। कौन से फोल्ड माउंटेन्स कंपेयर करने को कह रहा है वो, माउंटेन्स, है ना। वो कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका की एप्लेशियन, मैंने आपको बोला था कि एटलस आपके साथ होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जाओ तुरंत, राइट। और ये है आपका, मान लीजिए दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, राइट। नॉर्थ अमेरिका में इस जगह पर आपको मिलेगी एप्लेशियन माउंटेन, फोल्ड माउंटेन रेंज, राइट, ओल्ड जो है वो क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। और दूसरा, अगर आप यूरोप में जाते हैं, ठीक है, अगर आप यूरोप में जाते हैं इस तरह, और इफ यू चेक आउट दी स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, दिस इज एप्लेशियन and these are Scandinavian mountains. So he said if you compare the fold Appalachian mountains of Northern America and Scandinavian mountains of Europe, you will find similarities in them. That means North America and Europe was once connected, ये जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, and now they have drifted apart. That means there is a phenomena of continental drift, right? और यूरोप में कौन सी माउंटेन रेंज बोली उसने, स्कैंडिनेवियन। सो आपके पास जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी पढ़ते समय आपके हाथ में एटलस तो हर वक्त होनी ही चाहिए, ठीक है। सो having the study of all of these proof, what we can finally conclude that, write down all the evidence support the fact that continents were once united, ठीक है। ये सभी एविडेंस क्या बताते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड थे, राइट। इन सभी एविडेंस से हमें पता चल रहा है कि कॉन्टिनेंट्स वर वंस यूनाइटेड एंड दे हैव डेफिनेटली ड्रिफ्टेड अपार्ट बट नॉट सपोर्टेड, but the theory did not support reason for the movements of continents, ठीक है। दैट मीन्स ये कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वीगनर की, वो ये बात तो बिल्कुल सही तरीके से कहती है कि यस इन फैक्ट देयर इज अ ड्रिफ्ट प्रेजेंट, कॉन्टिनेंट्स आर एक्चुअली ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट, या एक दूसरे, कहने का मतलब मूवमेंट हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ईच अदर, देयर सम आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर आल्सो, बट देयर इज अ ड्रिफ्ट। बट उस ड्रिफ्ट के पीछे के जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिहाइंड दोज ड्रिफ्ट को अच्छे से सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके एल्फ्रेड वीगनर, ठीक है। एंड दिस बिकेम, सो दैट मीन्स नेचर ऑफ द मूवमेंट, दो तीन चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, नेचर ऑफ मूवमेंट, राइट, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, नेचर ऑफ मूवमेंट एंड टाइम फॉर दिस मूवमेंट, टाइम भी उन्होंने गलत एस्टिमेट किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म हम रख सकते हैं, ठीक है, राइट, या क्या क्रिटिसिज्म जो है वो हम तो क्या रख सकते हैं कि इनिशियली जो है वो क्या क्रिटिसिज्म फेस किया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द्वारा, ठीक है। तो हम कुछ 4-5 क्रिटिसिज्म के पॉइंट भी उठा लेते हैं।
पहला क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है फोर्सेस, फोर्सेस पर ही है, ठीक है। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है, ऑफ द कॉन्टिनेंट। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है। जो नॉर्थवर्ड या वेस्टवर्ड मूवमेंट की बात कही है, राइट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रेविटी, राइट, एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट ड्यू टू द टाइडल फोर्स, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता भाई, ये प्रैक्टिकल नहीं है। राइट डाउन द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म of continental drift theory is regarding forces responsible for the movement of continents. Neither the gravitational differential force, buoyant force, and tidal force of moon is sufficient nor logical to the to nor logical for this kind of movement, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जो फोर्सेस लग रही हैं, समझ रहे हैं आप, डिफरेंशियल हीट, सॉरी नॉट डिफरेंशियल हीटिंग बट डिफरेंशियल ग्रेविटी, तो एक बहुत लेम सा एक्सक्यूज मिल रहा है। हम मतलब हम सक्सेसफुली इसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकते, हजम नहीं हुई बात ये, राइट। और टाइडल फोर्स इतनी मजबूत कैसे, इतनी स्ट्रांग कैसे होने लगी कि वो कॉन्टिनेंट्स को मूव कर दें। सो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। और ये लॉजिकल भी नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है, पहली चीज। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है वो क्या रखा हमने, दूसरा क्रिटिसिज्म है जो विग्नर ने कहा कि ओशिया जो दैट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ड्रिफ्टिंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म इसके लिए है जिसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू विग्नर द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर द ओशियानिक क्रस्ट, बट इन रियलिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इट इज द लिथोस्फीयर which is moving over asthenosphere. Moreover, it is not practical to assume that continental crust is moving without resistance. ठीक है, दो चीजें यहां पर कही ना उसने। उसने कहा कि continental crust is moving over oceanic crust, but later we will come to a conclusion that it is not the continental crust but continental crust plus oceanic crust plus the uppermost layer of mantle, right, all of these combining form the lithosphere. It is the lithosphere that is moving over the asthenosphere, ठीक है, ठीक। बट कहीं जगहों पर सही भी है वो। ही सेड दैट ओशियानिक क्रस्ट इज विस्कस, और एक विस्कस के ऊपर एक सॉलिड मूव कर रहा है। दिस इज एक्चुअली करेक्ट। लिथोस्फीयर इज सॉलिड एंड एस्थेनोस्फीयर इज विस्कस। एस्थेनोस्फीयर विस्कस के ऊपर एक सॉलिड मूव कर रहा है, ये बात सही है उसकी, ठीक है। बट दिस मूवमेंट इज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट फ्रिक्शन। कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्शनलेस मूवमेंट है। ये बात जो है वो लॉजिकल है। हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे कि देयर इज प्लेंटी रिस्ट्रिक्शंस और प्लेंटी फ्रिक्शन, ठीक है, जिसके कारण हमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स, लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, समझ आएंगे। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा क्रिटिसिज्म क्या कह सकते हैं हम, डायरेक्शन को लेकर, ठीक है। डायरेक्शन को लेकर उसने कहा कि ऑल आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स, ठीक है, सभी वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बट इन एक्चुअलिटी हम जब स्टडी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज मूविंग ईस्टवर्ड्स। तो यहां पर जो डायरेक्शन को लेकर पॉइंट है उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा एक्सटेंसिव है। फोर्थ पॉइंट है उसका, फॉर द ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन किस तरह हुए हैं। एक साइड वो कह रहा है कि ओशियानिक क्रस्ट कोई फ्रिक्शन नहीं दे रहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, राइट। और दूसरी साइड वो कह रहा है कि ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव करता है, जब मूव कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस महसूस होता है, राइट। मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मूविंग ओवर ओशियानिक क्रस्ट। इस वजह से जो रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ता है, उस वजह से फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एक साइड वो कह रहा है
कि फ्रिक्शन नहीं है, दूसरी साइड वो कह रहा है कि फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं. सो राइट डाउन, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ theory, he also tried to explain origin of young fold mountains. young या old fold mountains क्या होते हैं, माउंटेन्स जब करवाऊंगा तो वहां समझाऊंगा. young fold mountains of tertiary mountains, and as per Wegener, the resistance offered by oceanic crust led to the folding of edges, है ना. Resistance offered by the oceanic crust to the continental crust while moving led to the formation of fold mountains, but it again seems irrational as resistance cannot alone lead to such folding. Moreover, it also contradicts his concept of resistance free movement of continent over oceanic crust. ठीक है, नहीं आपने लिखा होगा तो रिवाइंड करें, सुने और फिर से लिखें. राइट. सो नेक्स्ट, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन पर, कि सो फोल्ड माउंटेन का ओरिजिन भी समझाने की कोशिश कर रहा है. वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, वो इनिशियली क्लाइमेटोलॉजिस्ट टर्न्ड जियोलॉजिस्ट. और समझ रहे, इसीलिए देखिए आजकल सभी लोग जो है वो एक्सपर्ट बनकर सोशल मीडिया में अपने ओपिनियंस झाड़ रहे होते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स पर एक्सपर्टीज लेकर बैठे होते हैं. जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो एटलीस्ट पब्लिक में उसके बारे में ना कहें या ना ओपिनियन दें अपना. जो वीगनर ने गलती करी, वीगनर वॉज नॉट एन एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट, बट जियोलॉजी पर जो है वो थियोरी दे रहा है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी. ही वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइमेटोलॉजिस्ट, और वो सारी चीजें उसने बहुत अच्छे से स्टडी करी हैं और वो सच भी हैं. ठीक है, बट जो ये सारे पॉइंट है डायरेक्शन को लेकर, ओरिजिन को लेकर, राइट, और कि कौन सी लेयर मूव कर रही है, राइट, एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, ये आप सभी देख रहे हैं, सभी जियोलॉजी का नीश है या जियोलॉजिस्ट का बिजनेस है. ये उनको समझाना चाहिए था, उनको स्टडी करना चाहिए था, जो कि बाद में फिर हमें प्रॉपर जियोलॉजिस्ट की थ्योरी मिलती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी. एंड द लास्ट criticism is simply about the origin of islands. origin of islands. और किन आइलैंड्स की बात कर रहा है वो कह रहा है जो आइलैंड आर्क है ना, जो आइलैंड आर्क है फ्रॉम जापान टू इंडोनेशिया एंड कैरिबियन की जो आइलैंड आर्क है, उसका ओरिजिन पता है कैसे हुआ है? उसका ये कहना है कि द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग वेस्टवर्ड. तो जब कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं ना, तो वो अपने पीछे थोड़ा थोड़ा जो है वो लैंड मास छोड़ देते हैं, और ये जो थोड़ा थोड़ा लैंड मास पीछे रह जाता है, दिस इज दीज आइलैंड्स. सो अगर आप अर्थ का मैप देखेंगे, एटलस खोलकर देखिए, तो आपको एशिया के साइड में जापान से नीचे पूरा आर्पेलेगो जो है वो नजर आएगा. दैट मीन्स जब मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट पूरी, तो पीछे रह गए हैं वो लैंड मास, इस वजह से वो आइलैंड बने. और जब आप कैरिबियन को देखेंगे तो उसका कहने का, वीगनर का ये कहना है कि जब मूव कर रहा है पूरा नॉर्थ अमेरिका, तो कैरिबियन आइलैंड जो है वो पीछे रह गए, विच इज एंटायरली इनकरेक्ट और वेरी इरेशनल एंड इलॉजिकल. Write down, he also tried to explain the origin of island arcs of Asia, that is from Japan to Indonesia, and Caribbean islands in Atlantic, Caribbean and एक और तरह के आइलैंड्स हैं वहाँ पर, मुझे मेंशन करें कमेंट में क्या नाम है, राइट, एंड Caribbean islands in Atlantic. He said they are left over part of the major continents during their westward movement. This again is neither true nor logical and got heavily criticized for this. ठीक है. सो दीज आर द क्रिटिसिज्म फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वीगनर, राइट. और उसने जो प्रूव करने की कोशिश करी वो सब, बट हाँ एक पॉइंट तो हम जानते ही हैं कि ऑल द एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय एल्फ्रेड वीगनर सपोर्टेड द फैक्ट दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड टुगेदर. ये बात झूठ नहीं है, but he failed to explain the reasons या forces behind the
drifting of continents. He failed to explain the correct layers included, or the, जो हमने क्रिटिसिज्म में देखा ना, और द डायरेक्शन और द origin of fold mountains that he tried to explain, or the origin of islands that he tried to explain. He had no business explaining the origin of islands and origin of fold mountains, concerning that he was not a he was an amateur geologist. He was not a professional geologist. ठीक है. सो एट लास्ट वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन कि इन सब से पढ़कर हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है. ठीक है, और आप जो है वो क्वेश्चन लिखेंगे. पहले मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं. राइट डाउन, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज क्रिटिसिज्म, दिस थियरी इज अ पाइनियर थियरी. ठीक है, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद ये थियरी पाइनियर थियरी है इन द फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. पाइनियर का मतलब जो पहली बार स्टार्ट किया गया कुछ. And a comprehensive theory. Next is not just pioneer, but theory is also comprehensive. बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है उसने. ठीक है, comprehensive theory which explained the development of, क्या एक्सप्लेन किया? And very first time it explained the development of first order reliefs. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ होते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन. सो पहली बार किसी ने कॉन्टिनेंट और ओशियन बने हैं उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने की कोशिश करी थी. अदरवाइज 16th सेंचुरी के जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, दे हैड एन आइडिया दैट कॉन्टिनेंट्स आर एक्चुअली मूविंग. ठीक है, दे हैड अ वेरी ब्लीक आइडिया, वेरी मतलब बहुत क्लाउडी सा आइडिया था उन्हें. राइट, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम समवन प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव थियोरी फॉर दैट. राइट, एंड ही वाज पाइनियर इन दिस फील्ड. उसने स्टडी मतलब एक साइंटिफिक लेवल पर स्टडी शुरू तो करी. उसकी थ्योरी में गलतियां थी मानते हैं, बट स्टडी शुरू भी तो करी ना उसने. शुरुआत में तो गलतियां होंगी, इवेंचुअली जो है वो करेक्ट थ्योरीज आ गई. सो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के बारे में समझाने वाला भी यही था. राइट, एंड ही वाज ट्रू एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंजिया एंड ड्रिफ्टिंग इज कंसर्न्ड. नेक्स्ट चीज, पेंजिया के बारे में वो सच था कि एक जाइंट जो है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट है. एंड ही वाज ट्रू अबाउट दैट कि वो एक सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो छोटे टुकड़ों में टूटा. पहले 2 टुकड़ों में टूटा और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा. प्रेजेंट टाइम हमें जो लैंडमास देखने को मिलता है वो डेवलप हुआ. राइट, एंड दिस थ्योरी बिकेम द फंडामेंटल और द फाउंडेशन थ्योरी फॉर फर्दर स्टडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, तो कंक्लूजन आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. आपके माइंड सेट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए. और अगर नहीं आपको लगता है आप जो है वो दुखी आत्मा है, नेगेटिव हैं, तो फेक इट अंटिल यू मेक इट. फेक करना शुरू करें पॉजिटिविटी को, इवेंचुअली डेवलप हो जाएगी. ठीक है, कोशिश करें पॉजिटिविटी लाने की अपने आंसर राइटिंग में भी. कंक्लूजन में पॉजिटिव पॉइंट होने चाहिए. देखिए, पाइनियर किया, कॉम्प्रिहेंसिव थी, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ दिया, पेंजिया ड्रिफ्टिंग के बारे में सही था. ठीक है, गलतियां थी, वो हमने क्रिटिसिज्म दिया आज के पूरे के सेशन में, गलतियां थी, बट कंक्लूजन में पॉजिटिव पॉइंट डाले हमने. और फिर वे फॉरवर्ड में क्या था कि फर्दर फ्यूचर की थ्योरीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस रख के चला गया, वो एक फाउंडेशन रख कर चला गया, जिस पर हमें फ्यूचर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है, जो कि कामयाब थ्योरी है, जो कि धूमधाम से एक्सेप्ट की जा रही है अभी फिलहाल पूरी सभी कंट्रीज एक्सेप्ट, मतलब नॉट कंट्रीज बट जो स्कॉलररी है, जो पीयरेज है, मतलब स्कॉलर्स हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस थ्योरी को. ठीक है, सो इस तरह आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को. सो अगेन बैक टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट. ठीक है, सो इस सवाल का जवाब आप मुझे 150 वर्ड्स में लिख कर देंगे. राइट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट. एविडेंसेस, क्रिटिसिज्म जो है वो यहां पर नहीं लाया हम. ठीक है, क्रिटिसिज्म वाला सवाल मैंने आपको नहीं दिया प्रैक्टिस करने को, बट मैंने आपको क्या क्या समझाया आज. मैंने आपको इंट्रो दिया, बेसिक्स बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का. ठीक है, देन फोर्सेस क्या लगे उसके पीछे, फिर हमने देखा कि प्रूफ क्या क्या दिया, मतलब फोर्सेस भी किसने बताए, वीगनर ने. प्रूफ भी किसने दिए, वीगनर ने. फिर क्रिटिसिज्म जो वीगनर को फेस करना पड़ा, एंड फाइनली कंक्लूजन. सो दैट मीन्स
इसके बाद जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लेंगे, then we will be able to create a critical analysis of continental drift theory and plate tectonic theory. या we can individually do critical analysis of continental drift theory. So वो क्वेश्चन मैं आपको तब दूंगा जब हम एक बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ लेंगे. Then I will give you a question of critically एग्जामिनिंग दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसके लिए हमने क्रिटिसिज्म जो है वो ऑलरेडी तैयार कर लिया है. पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमारे पास ऑलरेडी है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू विल राइट द आंसर दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी सीएससी 2013 एंड आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट. 150 वर्ड्स, राइट. सो यहां पर आज मैं करता हूं इस सेशन को खत्म. फर्दर आपको स्टडी के लिए पॉइंट्स जो हैं वो ये मिल गए. ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म, राइट, रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस, एविडेंस सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, क्लाइमेटिक एविडेंस, फॉसिल एविडेंस, लैंड फॉर्म्स, राइट, जियोलॉजिकल एविडेंस, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी. सो दिस इज हाउ आप जो है वो इस सवाल का जवाब, मतलब इस सवाल जो अभी मैंने आपको दिया इसमें क्रिटिसिज्म नहीं देना है आपको. ध्यान से आपने सवाल लिखा होगा, उसको पढ़े क्या पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द पीडीएफ. मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज Chauhan_Sir_CSE. वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप यूजिंग माय कोड VCUPSC टू अनलॉक अनअकैडमीज fabulous content. All right, we will meet in the tomorrow session. In the tomorrow session, we will start with the topic plate tectonic theory. And in every topic, as I said, we will definitely pick up a question, right? We will try to write answer for that. मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और आप उस पर आंसर लिखकर मुझे देंगे और मैं आप चेक करके बताऊंगा आपने सही लिखा आंसर या नहीं, ठीक है. डिक्टेशंस को माइंड मत करें, लिखने की आदत डालें, ठीक है. जितना आप लिखेंगे, जो मैं आपको क्लास में लिखवा रहा हूं, यही आपको एग्जामिनेशन तक जो है वो मदद करेगा. अच्छा, एक और एक्सरसाइज में आज से आपको, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज से ही मैं आपको देना शुरू कर रहा हूं. हर क्लास के बाद, अगर आप मेरी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं और फुल लेंथ अगर आप क्लास देख ले रहे हैं, तो हर क्लास के बाद सब कुछ कॉपी किताब बंद करके उस क्लास में जो आपने पढ़ा है, राइट, उस क्लास में जो पढ़ा है उसमें एटलीस्ट जो भी पढ़ा है 25 वर्ड्स लिखें, ठीक है. जो भी आपने पढ़ा है, नॉट इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स बट 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह जो भी आपने क्लास में पढ़ा है और जो भी टेक्निकल वर्ड्स आपको ध्यान आ रहे हैं, इज़म आर नहीं, जो टेक्निकल वर्ड्स आपको ध्यान आ रहे हैं उनको लिखिए. एटलीस्ट 20, यानी कि मिनिमम 25 वर्ड्स आफ्टर एवरी सेशन आपको लिखने हैं. दीज 25 वर्ड्स कंबाइंड विद द आंसर राइटिंग विल बी योर्स. ये आपके एग्जामिनेशन तक पहुंचेंगे एंड यू विल परफॉर्म दिस एक्सरसाइज फॉर नॉट जस्ट ज्योग्राफी बट जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आप ये एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करेंगे. ऑलराइट, सो हैविंग सेड दिस, मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.